हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इग्नू एमएपीसी की क्लासेस चल रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम फोकस कर रहे हैं जिन्हें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझा गया है और इजी नोट्स के थ्रू मैं आपको इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ये नोट्स बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है जिन्हें आप स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल इंडेक्स आपके सामने ओपन है। एमपीसी 001 की ये थर्ड क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम फोकस कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। आज हम नेवेल्स अप्रोच के आगे चलेंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम एक क्लास में 6 के अबाउट टॉपिक्स कवर कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 30 टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने एमपीसी 1 की 5 क्लासेस ये कवर कर ली जो कि 35 से 40 मिनट्स ईच है, तो आप सोचिए कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करके जा सकते हैं। अगर आप लास्ट डे पर भी ये सब कुछ देख रहे हैं ना, तो भी आप 3 से 4 घंटे इस पूरी सीरीज को दे दीजिए। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ, एक पेपर के अकेले 3 से 4 घंटे आप इन वीडियोस को देखने में लगा दीजिए। आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लैंग्वेज काफी सिंपल है जो मैंने यूज किया और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन रहे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आगे के कुछ टॉपिक। अभी हम नेवेल्स अप्रोच से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम चलेंगे। वैसे तो अभी 6 टॉपिक्स ही हो पाए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो इस हिसाब से 5 वीडियोस बन सकते हैं। देखते हैं, हो सकता है 6 भी बन जाए। वो हम आगे देखेंगे कितनी किसकी लेंथ है, उसके हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट इतना भी नहीं मारेंगे कि कुछ समझ में ना आए आपको। तो फिलहाल चलिए हम नेवेल्स अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे। नेवेल्स अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड टॉपिक है और उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएंगे और 18 से मेमोरी के कुछ टॉपिक शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और तब तक मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स हैं। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नोट्स जो है वो परचेज कर चुके हैं। कैसे लेना है, क्या करना है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। और जिन लोगों ने ये नोट्स ले लिए हैं वो भी वीडियोस के थ्रू उन पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मतलब एक दिन में आपके एग्जामिनेशन की इससे फास्ट तैयारी कोई करा नहीं सकता जो यहाँ पे चल रही है। और मैं समझ सकती हूँ कि एमएपीसी के जो बच्चे होते हैं ना, उनको जल्दी से स्क्रॉल करें हम, कि जो एमएपीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली मैंने देखा है वर्किंग होते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स को टाइम कहाँ मिल पाता है ज्यादा पढ़ाई करने का, तो वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो कि लास्ट में वो फटाफट से कर सकें। ओके, ये तो हमने कल कवर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। और लास्ट मिनट प्रिपरेशन ही बहुत सारे लोग कर पाते हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया था। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, हम आ चुके हैं नेवेल्स अप्रोच पे। 13th टॉपिक है। मतलब पिछले 2 वीडियो में 40 मिनट्स, अबाउट 45 या 35 मिनट्स की क्लासेस में हमने प्रीवियस वीडियोस कवर करे हैं। चलिए नेवेल्स अप्रोच पे आ जाते हैं। ये क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड एक अप्रोच है जो कि नेवेल और साइमन ने मिलके दी थी। और ये जो मॉडल है ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी में जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज वर्क करती हैं। तो कैसे होती हैं वो चीजें, किस तरीके से वहां पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज होता है, या हमारे डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं। आई होप एंड आई एम रियली श्योर कि आप कॉग्निटिव वर्ड से अब तक फेमिलियर होंगे। सबसे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कॉग्निटिव एक्टिविटीज या प्रोसेसेस का मतलब होता है वो सभी मेंटल एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं। हम कई तरीके के फिजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, दौड़ना, बोलना, भागना, या कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, स्किल्स, मोटर स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं। उसी तरीके से हमारा दिमाग भी डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को उठा के किसी दूसरी जगह पर ले जाके आपको रखना है, तो भले ही आपके फिजिकल एक्शंस उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप ये भी दिमाग लगाएंगे कि ये काम कितनी देर में मैं कर सकता हूँ, या कितना फास्ट कर सकता हूँ, कौन सा तरीका शॉर्टकट रहेगा। अगर कोई चीज भारी है तो क्या मुझे सरका के पहुंचानी है या उठा के पहुंचानी है। तो ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये थॉट प्रोसेसिंग कहाँ से आ रही है, ये आपके माइंड से आ रही है। तो ऐसे सभी एक्शंस जो हमारा माइंड परफॉर्म करता है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहलाते हैं। प्रीवियसली जब बताया था तो डिफरेंट एग्जांपल्स यूज किए थे ताकि एक ही बात आपको ना मिले, बार बार अलग अलग तरीके से आपको बात सुनने को मिले। तो यही नेवेल्स अप्रोच कहती है। जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आप भी देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर है, आप चाहे तो किसी भी पॉइंट के लिए मुझे पॉज करके और स्क्रीन पे उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं आसानी से, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो हम बात कर रहे थे कि जो नेवेल्स अप्रोच है उसमें क्या दिया हुआ है, यही सब बताया गया है कि 1970 के अराउंड ये अप्रोच आई थी, जिसमें ये बात की गई है कि डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से भी एसोसिएटेड है। ओके, इसके की कंपोनेंट्स की बात करते हैं पहले। नेवेल्स अप्रोच में कौन कौन से की कंपोनेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम स्पेस। जो डिटेल्ड वीडियो मैंने इसके बनाए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि काफी बड़ा
स्पेस कवर करती है आपके क्वेश्चन पेपर में। प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी जो यूनिट है, अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इन टॉपिक को पढूं, तो जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, जहां पर मैंने ऑलरेडी एमपीसी 1 के इंपॉर्टेंट तो यहाँ चल रहे हैं, डिटेल्ड टॉपिक को बनाया हुआ है। डिटेल्ड टॉपिक पर भी सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो उन्हें आपको जरूर देखना है। तो फिलहाल हम प्रॉब्लम स्पेस की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है? जहां पर विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल स्टेट्स एंड मूव्स फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, तो वहां से लेके वो अपनी फाइनल स्टेज यानी गोल स्टेज जिसे हम कहते हैं, वहां तक पहुंचती है। उस पूरे रास्ते में तमाम चीजें होती हैं, किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, किसी सिचुएशन का इंट्रोडक्शन, कुछ भी जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ प्रॉब्लम स्पेस के अंदर आता है। उस प्रॉब्लम का अपना एक स्पेस है, वो कहाँ से चली कहाँ तक गई, वो सारा स्पेस जो कहलाता है प्रॉब्लम स्पेस कहलाता है। इस प्रॉब्लम स्पेस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसकी इनिशियल स्टेट होती है। आपको किसी भी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग पता होती है, ऑफ कोर्स पता ही होगी, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे उसमें। फिर गोल स्टेट, कहां तक वो प्रॉब्लम को आपको लेके जाना है, मतलब उसके सोल्यूशन की बात हो रही है। गोल स्टेट पे क्या एग्जिस्ट करता है? सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम नहीं चलती रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व होकर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब हो गया वो एक्शन और रूल जो हम अप्लाई करते हैं इस स्टेट से दूसरी स्टेट तक इसको ले जाने में। क्या ऑपरेशंस हम यूज करते हैं ना, उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। फिर आता है सर्च प्रोसेसेस, ये एक की कंपोनेंट है। सर्च प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सर्च प्रोसेस में वो मेथड्स यूज होते हैं जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम अपने इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचती है। ये भी एक की कंपोनेंट है। सर्च प्रोसेस का मतलब हो गया एक तरीके से एप्लीकेशन, मेथड्स यूज करना। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज दी हुई है कि यहाँ पे हमें व्हाट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेरियस पॉसिबल स्टेट्स एंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन होता है प्रॉब्लम का, और उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो किस किस तरीके के सर्च प्रोसेसेस हो सकते हैं? ह्यूरिस्टिक सर्च, ये ह्यूरिस्टिक के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं। मेरे ख्याल से आप सभी सीरीज में वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी मिडिल से तो नहीं देख रहा होगा एटलीस्ट। तो ह्यूरिस्टिक आपको पता है कि ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? ह्यूरिस्टिक कैन सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग बाय नैरोइंग डाउन द ऑप्शन। जहां पर कोई भी स्ट्रेटेजी क्रिएट की जाती है गेस करके, उसको हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक बेसिकली खोज है, अन्वेषण है हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में बोले तो। लेकिन नहीं, अगर आपको अन्वेषण वर्ड समझ में आ रहा है तो लेट इट बी। खोज करना मतलब डिस्कवर करना, ह्यूरिस्टिक उसी से बना है। तो हमने कुछ सोचा, हमने कुछ अज्यूम किया, हाइपोथेसिस के बेसिस पे बनाया, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड हमने ट्राई किया कि ऐसा करके देखते, चलो देखते हैं क्या होता है। ये सब भी तो खोज के टाइप हुए। तो ये सब कुछ ह्यूरिस्टिक सर्च में आता है, जो कि इसका एक की कंपोनेंट है। किसका? किस टॉपिक पे हम हैं? हम हैं नेवेल्स अप्रोच में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है उसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे यूज होते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट हो गया प्रॉब्लम का अपना स्पेस, और दूसरा हो गए सर्च प्रोसेस, यानी मेथड्स हम कौन से अप्लाई करेंगे। और उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि ह्यूरिस्टिक मेथड भी हम अप्लाई करते हैं, राइट। इससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज का पता चलता है ना। यहाँ बना बनाया मेथड थोड़ी मिल रहा है हमें, जैसे हमने कल पढ़ा था कि बने बनाए मेथड्स भी मिल जाते हैं, हम वो भी यूज करते हैं। लेकिन अभी हम ह्यूरिस्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे खुद के अपना इंटेलिजेंस शो होता है कि किस तरीके से हमने कितना स्मार्टली कौन सा मूव लिया। एग्जॉस्टिव रिसर्च की बात करते हैं। एग्जॉस्टिव सर्च होती है जो सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करती है ऑल पॉसिबल स्टेट्स एंड मूव्स ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ड्यू टू टाइम एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट। एग्जॉस्टिव सर्च का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम सिस्टमेटिकली तो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं कि जो भी पॉसिबल मूव्स हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, वो हम सब लगा सकते हैं, पर ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी हम अपना कॉमन सेंस ही यूज करते हैं एग्जॉस्टिव सर्च में। अब आता है मीन एंड एनालिसिस। मीन एंड एनालिसिस क्या होता है? मीन एंड एनालिसिस एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और उसके सब गोल्स डिसाइड करते हैं कि हम छोटा काम पहले करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम इसके सब गोल्स फाइंड आउट करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हम पूरी सिचुएशन को ट्रैवल करते जाते हैं और अल्टीमेटली सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। इसके प्रोसेस में क्या होता है? ये करंट स्टेट और गोल स्टेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये दोनों स्टेट्स के बीच का डिफरेंस कवर करने में हेल्प करती है। भाई जब हमें पता रहेगा हमें इतने टुकड़ों में चलना है, तो हमें थोड़ा अंदाजा रहेगा ना कि हम कितना का डिस्टेंस कवर करेंगे। और ये ऐसी स्ट्रेटजीज भी डेवलप करने में हेल्प करती है जिससे हम स्पेसिफिक एक्शंस पे वर्क कर पाते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस को समझ पाते हैं। आते हैं ह्यूरिस्टिक की तरफ। ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं? ह्यूरिस्टिक्स आर मेंटल शॉर्टकट्स और रूल ऑफ थंब दैट सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस। नेवेल्स ने इनका भी यूज किया था ह्यूरिस्टिक का। अगर अब ह्यूरिस्टिक को हमने स्पेसिफिक बात करी है,
यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी ह्यूरिस्टिक की बात हुई थी, लेकिन ह्यूरिस्टिक को हमने टाइप ऑफ सर्च में डाला था, मतलब एज अ मेथड यूज किया था एग्जॉस्टिव के साथ में। यहाँ पे हम ह्यूरिस्टिक को कैसे समझ रहे हैं? ह्यूरिस्टिक को एक मेंटल शॉर्टकट है, रूल ऑफ थंब है, जो कि डिसीजन को सिंप्लीफाई करने में मेंटल सॉल्विंग प्रोसेसेस में हेल्प करता है और इनकी काफी जरूरत पड़ती है। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड आ गया, वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द गोल, गोल से बैकवर्ड कैसे चलेंगे आप? आपने किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सोचा कि ऐसा हो सकता है, अब उसको ज्यूम करते हुए आप अपने एक्शंस को जब परफॉर्म करने जाते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन से प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोल्यूशन हमारे सामने है, मतलब हमारे माइंड में है, और हम प्रॉब्लम में उस हिसाब से बढ़ते हैं क्योंकि हमें तो पता है हमें कहाँ तक जाना है। ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, यहाँ ये मीन एंड एनालिसिस हो जाता है कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ह्यूरिस्टिक के अंदर आ जाता है। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इसका एक की कंपोनेंट है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया गया है। जितना इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा उतने ही उसके रिलेशनशिप्स के बीच में रेलेवेंस हम क्रिएट कर पाएंगे। मतलब आपको कोई बात बताए और ठीक से ना बताए, जिसको आप कहते हैं ना इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, तो वो वही चीज है कि कोई चीज अगर इल स्ट्रक्चर्ड है, आपके सामने सही से फ्रेम नहीं की गई है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, नेचुरल सी बात है। तो हमने प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात आप लिखेंगे। फिर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर, कॉग्निटिव आर्किटेक्चर का मतलब ये हो गया कि नेविल एंड साइमन प्रपोज दैट कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कुड बी मॉडल्ड थ्रू अ फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसके लिए उन्होंने सोर आर्किटेक्चर बनाया था जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है ह्यूमंस और मशीन्स के इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट। अब ये सौर क्या है, आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन कि ये SOAR क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा, SWOT आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तो उसी तरीके से SOAR भी है, जिसमें ऐसा मतलब हो गया स्ट्रेंथ, O मीन्स अपॉर्चुनिटीज, A मीन्स एस्पिरेशंस एंड R मीन्स रिजल्ट। तो ये 4 लेटर हैं सोर के, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होती है। और इसमें ये भी माना जाता है कि जब हम इस तरह से SOAR को यूज करते हुए चलते हैं, सोर को यूज करते हुए चलते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम के हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू की तरफ चलते हैं, मतलब उसके सोल्यूशन में हम ऑप्टिमिज्म देखेंगे और ऑप्टिमिस्टिक वे में चलते हुए हम सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा थॉट है सौर को बनाते वक्त किया गया था। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम कॉग्निटिव आर्किटेक्चर के अंदर सौर क्यों आता है, जैसे भी हमने सौर की बात करी कि स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, एस्पिरेशन एंड रिजल्ट्स, तो इनको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो नॉलेज बेस, यहाँ पे व्हाट इट कंटेन्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कंटेन्स एंड रूल्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग, ये सोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वर्किंग मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेरी स्टोरेज होती है वर्किंग मेमोरी, और वो जरूरत पड़ती है हमें उसकी जब हम कोई भी इसमें से सोर के, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, हम अपने स्ट्रेंथ की बात करें, उसे डेवलप करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को फेस करना चाहते हैं, या फिर एस्पिरेशंस क्या है हमारे, उन्हें एक्वायर करना चाहते हैं और रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें अपनी हमारी वर्किंग मेमोरी प्रॉपरली चीजों में इन्वॉल्व होनी चाहिए, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमारा नॉलेज बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब हो गया वो कौन से रूल्स हैं जो हमें डिक्टेट करेंगे हमारे एक्शंस को बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड नॉलेज। प्रोडक्शन सिस्टम मतलब एक तरीके से प्रोसेस की बात यहाँ पे हो रही है कि आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में क्या मेथड अप्लाई करेंगे, तो वो प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वो भी सौर का एक कंपोनेंट है। और क्यों है? क्योंकि अगर हमारा मेथड ही ठीक नहीं होगा तो चाहे हमारा कोई अपॉर्चुनिटी हमारे आगे आ जाए, हम उसे अवेल नहीं कर सकते, कितने बड़े हमारे एस्पिरेशंस हो, हम उन्हें एक्वायर नहीं कर सकते। नेवेल्स अप्रोच का एप्लीकेशन कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, एजुकेशन में भी मैं आपको समझाऊंगी। नेवेल्स कॉन्सेप्ट हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड AI डेवलपमेंट, particularly in designing algorithm that mimic human problem solving processes। ऐसे जितनी भी चीजें हैं जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस को मिमिक कर सकती हैं, वो सारे एल्गोरिदम डिसाइड करने में नेवेल्स अप्रोच यूज होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्यों होती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वैसे भी क्लोजली कनेक्टेड है, अगर एक में कोई चीज होती है तो दूसरे में उसका रोल होता ही होता है। द अप्रोच हैज प्रोवाइडेड इनसाइट इनटू हाउ पीपल थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, contributing to the understanding of cognitive processes। एजुकेशन की फील्ड में भी होता है क्योंकि एजुकेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को एग्जिबिट करना होता है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, वही चीज फिर से बताई गई है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने में हमें हेल्प करता है। बाकी आप इसको रीड करके भी इजी लैंग्वेज समझ सकते हैं। आ जाते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
और वीडियो की लेंथ को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम हाइलाइट्स की फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। इतना डिटेलिंग अगर हम करेंगे तो हम उधर ही पहुंच जाएंगे जहां पर हम डिटेल्ड वीडियो में पढ़ते हैं। फिलहाल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी मैं बात करूं तो बेंजामिन ब्लूम ने ये दी थी, और ये टेक्सोनॉमी आपके एग्जामिनेशन में कॉग्निटिव डोमेन पर अब तक ज्यादा पूछी गई है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये डोमेन जो है वो किसके हैं, कॉग्निटिव डोमेन जो है किसके हैं। लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। 3 डोमेन होते हैं लर्निंग के। मतलब कोई भी पर्सन किसी चीज को पहले कॉग्निटिवली अपने माइंड में स्टोर करता है, उसके बाद सीखने के प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, लर्न करता है। जब आप भी कोई चीज लर्न करने जा रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, नॉलेज को एक्वायर ही तो करते हैं। तो वो कॉग्निटिव डोमेन होता है जहां पर चीजें हमारे माइंड तक पहुंचती हैं बेसिकली। उसके बाद हम उन चीजों से कनेक्ट होने लगते हैं इमोशनली, वो कहलाता है अफेक्टिव डोमेन। और उसके बाद हम उन चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, वो कहलाता है साइकोमोटर डोमेन। तीनों ही डोमेन जो है उनमें से कोई पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डोमेन को पूछा गया है, तो उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक ऐसा हायरार्किकल फ्रेमवर्क है जो कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करता है इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम एंड हिज कलीग्स इन 1956। ये टेक्सोनॉमी एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के लेवल्स क्या हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग आगे बात करेंगे। मैं आपको क्विकली पहले दिखा देती हूँ। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। और इन 6 के 6 कंपोनेंट्स के आपको नाम इसी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि ये नाम आप बदल के अपनी समझ के हिसाब से नहीं लिख सकते। ये नाम इन्होंने ही दिए हैं, इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। काफी कुछ मैं आपको लर्न करने वाली चीजें बताती चल रही हूँ, थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन हमें ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 6 लेवल्स हैं। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज का मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। कि किसी फैक्ट को रिकॉल कर पाना, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, आंसर्स, इन चीजों को अपने माइंड में रख पाना, यही तो नॉलेज है। अगर आपको कहा जाए कि नॉलेज क्या है तो आप क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉलेज। इसमें हम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिमेंबरिंग, रिकॉग्नाइजिंग, लिस्टिंग, डिस्क्राइबिंग, ये कुछ हैं। आप और भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू राइट मोर की एक्शंस। कोई एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाइंग द कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये आइडेंटिफाई कर पाना नॉलेज की बात है। आपसे अगर किसी भी कंट्री की ये इसका पूछा जाए, कैपिटल का बारे में पूछा जाए, तो यह नॉलेज की बात है। अगर आपको पता है तो आप बता पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। इसमें कुछ इलेबोरेट नहीं कर सकते है ना। जिसमें आपसे पूछू कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप कोई नहीं भी जानता है तो भी वो कह देगा कि साइकोलॉजी इज समथिंग रिलेटेड टू माइंड, कुछ स्टडी होती है, या और कुछ नहीं तो एक सब्जेक्ट होता है, बच्चे पढ़ते हैं, इतना भी बता सकता है कोई। लेकिन जब हम कैपिटल की बात करेंगे तो वो वही चीज है। अगर मैं आपसे पूछूंगी किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी क्या है, तो पता है तो ही बता पाएंगे। तो ऐसी सभी चीजें जो कि नॉलेज बेस्ड होती हैं, जिनको आप नॉलेज में आपके होनी ही चाहिए, वो नॉलेज का पार्ट होती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की लर्निंग का पहला लेवल है ये, कॉग्निटिव डोमेन का। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज तो गेन कर ली, पर क्या उसे समझ के हमने अंडरस्टैंड किया। जब हम नॉलेज के साथ साथ में चीजें समझने की लेवल पर आ जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग पे आ जाती हैं, तब हम उसे कॉम्प्रिहेंशन का नाम देते हैं। ये सेकंड लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव करी, कॉन्सेप्ट रिसीव किए, क्या आपने उनको अंडरस्टैंड भी किया या नहीं, तब हम उसे कहते हैं कि वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। इसमें की एक्शंस क्या होते हैं, आप इसको समराइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे। और की एक्शंस आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में आप क्या क्या करते हैं। तो जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हम उसको समराइज करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब एटलीस्ट हम उसको ब्रीफ कर पाए या उसको डिटेल में बता पाए, दोनों ही तरीके से। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो फिर हम उसे कॉम्प्रिहेंशन का नाम देते हैं, जो कि कॉग्निटिव डोमेन का सेकंड लेवल है। एक्सप्लेनिंग द मेन आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट, अगर एक पैराग्राफ से उसकी समरी बनाना, इस तरीके की चीजें, ये क्या कहलाती हैं, कॉम्प्रिहेंशन। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि नॉलेज हमारे पास है, अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन क्या हम उस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर पा रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन तभी हो पाएगा जब कॉम्प्रिहेंशन होगा पहले से। कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए सेकंड लेवल पर है। आप अप्लाई वही कर पाएंगे जो समझ पाएंगे। इसी चीज को यहां से उठाकर वहां रख देना तो एप्लीकेशन नहीं हो सकता, उसमें हमारा मेंटल प्रोसेसिंग भी जरूरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन और अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसके की एक्शंस क्या होंगे, इम्प्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग, यूजिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग। कोई भी चीज जो हमने हमारी जानकारी में, हमने नॉलेज में गैदर की है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मूला,
ये एप्लीकेशन है, आपको पता है वो फॉर्मूला क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, आपको नॉलेज भी अंडरस्टैंडिंग भी है, तभी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करना, तो उसके ब्रेक करके करना, मतलब उसके पार्ट्स में भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाना। जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर जाते हैं डेफिनेटली, और अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर हम क्या करते हैं, अंदर जाकर उसमें हम उसको उसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका इंटर रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। तो एनालिसिस यही चीज है, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। तो जाहिर सी बात है एनालिसिस तक आते आते पिछले 3 डोमेन्स के जो लेवल थे वो हम एक्वायर कर चुके होते हैं। नॉलेज हमारे पास डेफिनेटली होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स होती है, और इसके अलावा हमारा थर्ड क्या था जिसको हमने अभी पढ़ा, हमने पढ़ा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन करना भी हमें आता होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू होल और पर्पसिंग ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। सिंथेसाइज करना, किसी भी प्रॉब्लम को सिंथेसाइज हम कैसे कर पाएंगे, जब हम हमारे पास कोई भी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ हमने कर लिया, एनालाइज भी हमने कर लिया, तो अब हमारे पास हो सकता है हम इंटरनली जब चीजों को समझ पाते हैं तो उसमें से क्या रिक्वायर्ड है, क्या रेलेवेंट है, उसको पिक कर पाए। ये प्रोसेस कहलाता है सिंथेसिस। इसमें हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ अलग चीज की तरफ जाते हैं, वो नहीं जो है हमारे पास, हम उससे कुछ और भी क्रिएट कर पाते हैं। डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्लानिंग, ये इसका पार्ट है। जैसे कि हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेस का हेल्प करके हम बनाते हैं, तो रिसर्च पेपर सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। ओके, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम जजमेंट कर पाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड, और उसके असेसिंग द वैल्यू ऑफ आइडियाज और मटेरियल्स। इसके की एक्शंस होते हैं इवैल्यूएट, जजमेंट, क्रिटिक करना या रिकमेंडेशन देना। जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इवैल्यूएशन उसका कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसके बारे में हम उससे कहीं ज्यादा नॉलेज अब हम रखते हैं, यानी सारे प्रीवियस स्टेप्स को हम क्रॉस करके आ चुके हैं, तभी हम ऐसा इवैल्यूएशन कर पा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये कॉग्निटिव डोमेन पर बेस्ड है, 6 मार्कर में पूछा जाता है। आप चाहें तो इनको और समराइज कर सकते हैं, इन पॉइंट्स में भी बात को अपने लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप पढ़ लीजिए क्विकली, वही बात है जो मैं बता रही हूँ आपको कि एजुकेटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है, और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को ये समझने में हेल्प करता है। टीचर्स के लिए जरूरी है, एजुकेटर्स के लिए जरूरत है, एजुकेशन की फील्ड में सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। मेरे ख्याल से अभी हमने 2 ही टॉपिक करे हैं, अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री काफी बड़ी है, मैं क्विकली थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आप लोग तब तक फटाफट से जो हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपको सामने नजर आ रहा है उसको क्विकली रीड करिए, और रीडिंग करने के बाद मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फटाफट से मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन अप कर देती हूँ आपके लिए। ओके, लंबे वीडियोस बनाना अपने आप में एक लंबा और बड़ा टास्क है, क्योंकि काफी मेहनत लग जाती है और गला एकदम बैंड बज जाती है गले की, जिसे कहना चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री काफी रिच है, मतलब हम यहाँ ये समझेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या चीजें रास्ते में पड़ी और किस तरीके से होता गया। तो ये नोट्स को एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले 19th सेंचुरी के पीरियड की बात हो रही है, एंशियंट टाइम की, जहां पर प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों का अपना रोल था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रूट्स क्योंकि फिलोसफी से है, साइकोलॉजी के ही रूट्स फिलोसफी में, हम तमाम बारी बात बता चुकी हूँ, मुझे पक्का यकीन है आपको अब तक बात ये याद हो गई होगी। तो जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, इन लोगों ने किस तरह की बात करी, पहले इन्होंने नॉलेज की बात करी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, थॉट एंड मेमोरी, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर साइंटिफिक इंक्वायरी, इस चीज के बारे में बात करी। रेने डेस्कार्ट्स आए, उन्होंने ड्युअलिज्म का आइडिया क्रिएट किया, जिन्होंने ये कहा कि माइंड और बॉडी अलग अलग है, उन्होंने माइंड और बॉडी को सेपरेट करा, और उन्होंने ये कहा कि थिंकिंग को भी मेंटल प्रोसेसेस माना जाए। फिर जॉन लॉक आए, डेविड ह्यूम आए, ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपका दिल चाहे और आप पढ़ना चाहें तो कुछ पुराने वीडियोस हैं जो मैंने पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट को मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, आपके पिन कमेंट्स में जरूर चेक करिएगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाला। तो अगर आपके पास टाइम है और आप समझना चाहते हैं, तो मैंने इतनी डिटेलिंग में इसको समझाया है, वो तो मैं अभी कर भी नहीं सकती चाह कर भी, पर और मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वीडियो मैंने बना रखे हैं, पुराने वीडियोस हैं, थोड़ा 2 साल पहले इसी कंटेंट पर बेस्ड हैं, आपके इग्नू के एमए साइकोलॉजी के ही हैं, तो उन्हें देख लीजिएगा एक बार अगर आपके पास टाइम है। तो फिर मैं यही बात कहूंगी, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए जल्दी में वीडियो बनाते बनाते मुझे भी लग रहा है जैसे मुझे भी एग्जाम देने बहुत ज्यादा जल्दी है, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। तो फिलहाल जॉन लॉक ने, डेविड ह्यूम ने अपने 17th और 18th सेंचुरी में उन्होंने एम्पेरिसिज्म को काफी प्रमोट किया।
emphasizing that knowledge comes from sensory experiences, उन्होंने कहा कि नॉलेज किससे आती है, हमारे डिफरेंट सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आती है, मतलब हम जो भी अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसी के हिसाब से हमारी लर्निंग और मेमोरी वर्क करती हैं। फिर उसके बाद अर्ली साइकोलॉजिकल साइंस आई लेट 19th सेंचुरी में। इसमें क्या हुआ, साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह से माना गया। विलियम वुंड आए, इन्होंने लेप्जिग जर्मनी में 1879 में साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की और यहीं से साइकोलॉजी का बर्थ माना जाता है। ही यूज इंट्रोस्पेक्शन टू स्टडी कॉन्शियसनेस, लेकिन उनके मेथड को बाद में काफी क्रिटिसाइज किया गया। इंट्रोस्पेक्शन में क्या है कि मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन तो कर रही हूँ पर मैं कितनी एक्यूरेट हूँ नहीं पता, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी जिसको काफी हटाया गया। फिर हर्मन एबिंगहॉस का नाम आता है, जो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी मेमोरी साइंटिफिकली। इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व भी बताया था जिसको एक्सप्लेन किया था और इसके हेल्प से बताया था कि लोग चीजें क्यों भूल जाते हैं। अच्छा, भूलने की बात क्यों आ गई यहाँ पे बीच में, इसलिए आ गई क्योंकि जब भी कॉग्निशन से रिलेटेड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बात चलेगी तो न केवल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना बल्कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव तो किया मगर कितना स्टोर कर पाए, तो मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये सब चीजें इंक्लूड होती चली जाती है। फिर आए विलियम जेम्स, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी दी जहां पे उन्होंने अटेंशन, मेमोरी, कॉन्शियसनेस पे काफी वर्क किया। देखिए ये हिस्ट्री है, या समझना कुछ नहीं है, इसे ध्यान में रखने वाला काम है, ठीक है ना। फिर बिहेवियरिज्म का टाइम आया, हालांकि कुछ चीजें हैं समझाने वाली, वो मुझे पता है, मैं आपको बताती चलूंगी, लेकिन मेजर चीजें मुझे आपको बस बता के चलते चले जाना है। बिहेवियरिज्म क्या है, ये वो टाइम फेज है, ये सबसे बड़ा टाइम फेज था जहां पे देखिए अर्ली टू मिड से 20th सेंचुरी तक ये चला, काफी बड़ा टाइम था, जहां पे जॉन वॉटसन, बीएफ स्किनर का नाम आता है। ये वो लोग थे जिन्होंने ये बताया कि जो भी हमारा माइंड है, जिस तरह से भी हमारा इंटेलिजेंस वर्क करता है, बेसिकली माइंड को इन्होंने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। ओके, तो साइकोलॉजी में बिहेवियर को काफी यूज किया गया कि बिहेवियर अगर ऑब्जर्वेबल है, अगर आप किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप उसके बारे में किसी पर्सन के बारे में ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बिहेवियर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। जो हमारा बिहेवियर है उसको बेसिक यूनिट, रिस्पॉन्स को बेसिक यूनिट माना गया, मतलब आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे तभी आपका बिहेवियर दिखेगा, तो रिस्पॉन्स ही बेसिक यूनिट थी बिहेवियरिज्म की। फिर इस पीरियड में एडवर्ड टॉलमैन आए, उन्होंने कॉग्निटिव मैप्स का आइडिया दिया, मतलब उन्होंने रैट की मेज बनाई, एक मेज में रैट्स को छोड़ दिया और जो रैट्स थे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, जैसे आपने बचपन में चूहे बिल्ली वाली मेज भी सॉल्व की होगी ना, उसी टाइप से। तो एडवर्ड टॉलमैन ने वो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने तो खैर बहुत सिंसियरली किया था, हम आप लोग तो जब करते हैं तो बहुत पेपर पेन से कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सेंसिबली इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज साबित हुई। फिर एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया 1950 से लेकर 1970s के बीच में, जहां पर हमने काफी सारी चीजों को बदलते हुए देखा। नॉर्म चॉम्स्की का नाम आता है, उन्होंने स्किनर के बिहेवियरिस्ट एक्सप्लेनेशन को क्रिटिक किया और वर्बल बिहेवियर में बताया। लैंग्वेज के बारे में बात करी, इन्होंने लैंग्वेज का यूज करा, लैंग्वेज का भी यहाँ पे रोल आया आगे चल के कि लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की और अंडरस्टैंड करने की ह्यूमन की अपनी कैपेबिलिटी होती है, और इस तरीके से उन्होंने कॉग्निटिव अप्रोचेस को लैंग्वेज से भी जोड़ दिया। जॉर्ज ए मिलर आए, उन्होंने मिलर्स का मैजिक नंबर दिया। मिलर्स मैजिक नंबर का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइएगा, मिलेगा आपको, ढूंढने का थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, नहीं तो मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी, मुझे खुद भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या मुझे इसमें मेंशन करना है। फिलहाल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आए, उसको भी इसमें जोड़ा गया। अब आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी का टाइम, जहां पे अल्रिक नेसर का नाम आता है, जिन्होंने अपनी बुक दी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और उनका जो वर्क है वो इन सब चीजों के लिए नॉर्मली जाना जाता है। सेम टाइम पर कंप्यूटर साइंस भी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये आ तो तभी से गया था मगर इसको एडवांसमेंट होते होते इतना वक्त लगा कि चीजें आपके सामने आने में थोड़ा टाइम लग गया। कॉग्निशन के डिफरेंट मॉडल्स आने शुरू हो गए और इस तरीके से न्यूरो साइंस ने अपनी थोड़ी जगह बना ली। देखिए कहाँ से कॉग्निटिव साइकोलॉजी चली थी, कहाँ से, बिल्कुल एकदम अलग दुनिया से, और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस का डेवलपमेंट आने लगा जो कि 1980s से लेके अब हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, आप देख सकते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का भी नाम आता है कि किस तरीके से ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं। अब तो ब्रेन की इमेजिंग बहुत इजीली कर ली जाती है, तो ये सब क्या है, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ही तो पार्ट है ना। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। अब और भी कई नाम आए जिनको आप नोट्स में इजीली पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी चीजें, फिर उसी हिसाब से लिख कर आएंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री को बदल तो सकते नहीं है, हमें लिखना तो वैसे ही है जैसे चीजें हैं, और ये लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसे छोड़ भी नहीं सकते आप। मॉडर्न डेवलपमेंट क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, अब बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टॉपिक पर बहुत सारा साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क हो रहा है और होता ही चला आ रहा है, हम डिफरेंट चेंजेस देख रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशन मॉडल, ये सब चीजें निकल कर आ रही हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में किस किस का की कंट्रीब्यूशन है, ये कुछ नेम्स हैं, इन्हें या तो आप देख लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का। और अगर नोट्स आपके पास हैं तो ध्यान रखिए कि ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने होंगे, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती आपको, ये सब नाम ही है। तो इसे समराइज करेंगे अब हम कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बिहेवियरिज्म का रिएक्शन है, अगर देखें हम, क्योंकि बिहेवियरिज्म के बाद ही चीजें बहुत बदल गई। बिहेवियरिज्म का एक फेज बहुत लंबा था और उसमें जब आया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, और रेवोल्यूशन ऐसा आया कि उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होती चली गई। ऑलराइट, आते हैं की इश्यूज की तरफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। डू नॉट लीव दिस टॉपिक एट ऑल, हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है कि इश्यूज कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या है, और बहुत आसान टॉपिक है ये, लेट मी टेल यू, ये आपको समझ के ही लिखना है, इसमें ज्यादा आपको रट्टाफिकेशन करना नहीं है। तो बात करेंगे कि क्या क्या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में की इश्यूज होते हैं। पहले ये समझ लीजिए की इश्यूज का क्या मतलब है यहाँ पे। बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में आने वाले ऐसी चीजें जिन्होंने ट्रबल क्रिएट करी, वो की इश्यूज हैं। ओके, मतलब किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो वो की इश्यूज कहलाते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, जिसमें सबसे पहले आता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है, ये ना केवल कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमेशा चलती है। अच्छा, एक और बात बहुत अच्छी बता दूं मैं आपको, कि जितने आपको डिबेट्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी नजर आ रहे हैं जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे, जैसे अभी माइंड बॉडी प्रॉब्लम भी हमने बात की थी, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, काफी सारे हैं, आपको सब कुछ लिख के आने हैं एग्जामिनेशन में, अबाउट 12 है ये। तो ये चीजें सभी में वर्क करती हैं, केवल कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वर्क नहीं करती हैं। अगर हम इंटेलिजेंस का टॉपिक उठा लें तो वहां पे भी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट दिखेगी, बाकी भी दिखेंगे। तो ये चीजें जो है, आप ये मत समझिएगा कि हमने नेचर वर्सेस नर्चर तो यहाँ पढ़ा था तो इसका पार्ट है, नहीं, ये एक जनरल चीज है जो सब जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है। फिलहाल आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इस टॉपिक पर, की इश्यूज पर, जहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट चलेगी। अभी मैं एक सेकंड और लूंगी ब्रेक थोड़ा सा, वो इसलिए लूंगी क्योंकि मुझे देखना है कि ये वीडियो कितना लंबा हो गया, कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करना है या नहीं। आज शायद उतना ज्यादा हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, मुझे लग रहा है ये एक मुझे समझाने में लग जाएंगे 10 मिनट, कितना भी शॉर्टकट मारूंगी। फिर कॉग्निटिव मैथड्स, रिसर्च मैथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं पानी के, वाटर के ब्रेक के साथ में एक सेकंड का ब्रेक लूंगी आप लोगों से, और मैं चाहूंगी तब तक आप स्क्रीन पे जो भी नजर आ रहा है उसे पढ़ते रहें। हाँ, यस, आई वॉज राइट, हमारा जो वीडियो है वो अराउंड 32 मिनट्स का शायद हो चुका है। तो अभी मुझे थोड़ा सा अब हिसाब से चलना होगा कि 40 मिनट्स के ऊपर वीडियो ना पहुंचे, और तो देखते हैं। फिलहाल इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो हम ओवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे 5 नहीं तो 6 पार्ट्स हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, आपको जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं इतना दौड़ दौड़ के नहीं पढ़ा पाऊंगी कि मुझे सेटिस्फेक्शन फील ना हो, है ना, ऐसा भी नहीं पढ़ाना चाहती मैं कि मुझे लगे कि मैंने बस निपटा दिया, बस बच्चों को करा दिया, ये मेरा कॉन्सेप्ट कभी रहा नहीं और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। तो चलिए, फिलहाल मैं जो कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की बात चल रही है, कि ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है, जिसमें हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करते हैं, कि हमारे अंदर जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज आती हैं ह्यूमन के अंदर, क्या वो जेनेटिकली आती हैं, या हमें एनवायरनमेंट से उनको शेप करना होता है, या फिर दोनों का रोल होता है, तो कितना कितना होता है, और कितना कितना होता है ये कभी सॉल्व नहीं हो पाया, इसी वजह से ये की इशू है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी हमारा चाहे उसमें इंटेलिजेंस आए या हमारी डिफरेंट थॉट प्रोसेसिंग आए, कुछ भी चीज आ जाए हमारे कॉग्निटिव एक्शन से रिलेटेड, हमारे मेमोरी रिटेंशन हो, सोचने समझने की कैपेबिलिटी हो, हम अपने पेरेंट्स से जो रिसीव करते हैं जेनेटिक फॉर्म में, पेरेंट्स या जो भी हमारे जेनेटिक फॉर्म में हम रिसीव करते हैं, क्या वो इतना पावरफुल होता है कि अगर हमें एनवायरनमेंट ना भी मिले अच्छा, तो भी हम उस चीज के संग सर्वाइव कर जाएंगे। या फिर हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे कुछ बच्चे जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता अपने पेरेंट्स को, या उनके मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं मिलता न्यूट्रिशन प्रॉपर, फिर उनके बच्चे जो होते हैं उतना मेंटली वीक होते हैं, पर कई बार वो अच्छे एनवायरनमेंट मिलने की वजह से टाइम के साथ ग्रो कर जाते हैं। तो ये दोनों चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, और हम ये नहीं बता पाएंगे कि इतना परसेंट, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट नहीं होता है। यही कहलाती है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेंटल कैपेसिटी कितनी तो इनेट है और कितनी एनवायरनमेंट के हमें उससे मिल रही है। इस वजह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में जब वर्क होता है तो थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम आती है। अब है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। कुछ मेंटल एक्टिविटीज हमारी ऐसी होती हैं जो कि कॉन्शियस कंट्रोल होता है जिन पे, लेकिन कुछ अनकॉन्शियस भी होता है। जैसे कई बार आप बहुत शांत बैठे हैं और आपके माइंड में कोई आइडिया आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अनकॉन्शियसली वो चीजें वर्क कर जाती हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, मतलब हम जो डेलिबरेटली हम करना चाहें, हम कॉन्शियसली हमें पता हो हम ऐसा कर रहे हैं, क्या सिर्फ वही चीजें ठीक होती हैं, या फिर कोई हमारा कॉमन सेंस कहीं पर ऐसा वर्क कर गया जो अनकॉन्शियसली चीजें निकल आई, क्या वो ठीक होती हैं।
ये भी एक डिबेट है जो कि की इशू है हमारे इस चीज को समझने में। फिर है मॉड्यूलैरिटी वर्सेस होलिज्म। द डिबेट फोकसेस ऑन वेदर द माइंड कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, यानी कि लैंग्वेज मेमोरी के डिस्टिंक्ट सिस्टम होते हैं, और ऑपरेट एज एन इंटीग्रेटेड होल। मतलब हमारा जो माइंड है उसके अंदर डिफरेंट जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, क्या उनका अपना अपना रोल है, या माइंड जो है बस वो एक चीज है और वो इसमें भी ऐसा वर्क करेगा, दूसरे में भी वैसा वर्क करेगा, तीसरे में भी वैसा वर्क करेगा? ऑफकोर्स नहीं करता है, हमें भी पता है डिफरेंसेस होते हैं। तो यही चीज कहलाती है मॉड्यूलैरिटी वर्सेस होलिज्म, जो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, हमसे मेरा मतलब है हम यहाँ साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं। ओके, हमको समझ जाइएगा आप। रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, कि हाउ इज नॉलेज रिप्रेजेंटेड इन द माइंड। कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कि माइंड को इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मेंटल सिंबल्स क्रिएट करना, लेकिन कुछ ये सजेस्ट करते हैं कि नॉन सिंबॉलिक होती है, कि नॉलेज जो है वो सेंसरी और मोटर सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। मतलब हम अपने सेंस ऑर्गन से जो भी चीजें रिसीव करते हैं वो हमारे पास स्टोर हो जाती हैं, और जब हमें उन्हें परफॉर्म करना होता है तो हम उनको एक्शंस के थ्रू करके दिखा देते हैं। कुछ ऐसा मानते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, जो नॉलेज होती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, वो हमारे माइंड में स्कीमास क्रिएट करती है, पिक्चर्स बनाती है, मैप्स बनाती है। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई कि क्या रिप्रेजेंटेशन है चीजों का, रिफ्लेक्शन है, या नॉलेज की प्रोसेसिंग है, या वो प्रोसेस में चल रही है। मतलब एक तरफ तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया नॉलेज को स्टोर कर लेना, प्रोसेसिंग का मतलब हो गया वो चीज कंटिन्यूएशन बिहेवियर में नजर आना। तो अगेन ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। आता है माइंड बॉडी प्रॉब्लम। दिस इज अ फिलोसॉफिकल इशू दैट permeates cognitive psychology. How do mental processes relate to the physical brain? Cognitive psychologists study the connection between neural activity and cognitive function, but the exact relationship between mind and body remains debated. यहाँ पर ये बात उठती है माइंड बॉडी प्रॉब्लम, कि जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन है वो क्या है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। कि हमारा, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कि जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी टायर्ड हो तो हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है ना। जो फिजिकल इलनेस और साइकोलॉजिकल इलनेस वाला एग्जांपल कई बार सुना होगा आपने, कि जैसे हमारी बॉडी बहुत टायर्ड है तो हमारा माइंड भी टायर्ड फील करने लगता है अगर हम फिजिकली ड्रेन्ड है, और अगर हम साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड है, किसी बात से परेशान है, तो हमारी बॉडी भी वैसे रिटेलिएट करने लगती है। तो ये कौन किस पे इफेक्ट डाल रहा है, किसका रोल किस पर ज्यादा हावी हो रहा है, ये कैसे अंडरस्टैंड करें? तो जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इन चीजों को, तो ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम आती है। ओके, फिर आता है सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग। अनदर की क्वेश्चन इज वेदर कॉग्निटिव प्रोसेस अकर इन अ सीरियल मैनर, वन एक एक करके चलते हैं या साइमल्टेनियस चलते हैं। पास मॉडल पढ़ा था आपने फर्स्ट पेपर में, मतलब फर्स्ट पार्ट में इसके, तब आपने अंडरस्टैंड किया था साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग और सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है। तो ये वही बात है कि सीरियल में चलती है या पैरेलल चलती है, एक दूसरे के साथ चलती हैं मतलब सब चीजें, या फिर एक दूसरे के बाद चलती हैं। आप चाहें तो सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं और आपको ध्यान नहीं रह रहा है और आपको याद आ जाता है कि हम उसको साइमल्टेनियस वर्सेस सक्सेसिव प्रोसेसिंग भी लिख सकते हैं, तो चलेगी वो बात। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इतना डिटेलिंग नहीं करनी, बात वही है साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली कैसे चलती है कोई भी प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल प्रोसेसेस। कई बार हमारे जो जितने भी थॉट प्रोसेसेस होते हैं, थिंकिंग के प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निटिव एक्शंस होते हैं, क्या वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं या हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं? ये भी एक डिबेट का क्वेश्चन है। ये भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब साइकोलॉजिस्ट की स्टडी करते हैं या इसमें रिसर्च करते हैं कि कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, अपने आप हो जाती हैं, एक एक्शन दूसरे से कनेक्टेड है, वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, या फिर हम ना चाहें तो वैसा काम नहीं हो सकता। मतलब हमारा कितना कंट्रोल है अपने थॉट प्रोसेसेस पर। तो ये भी एक की इशू है जिसको पढ़ा जाता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड इमेजरी। हाउ डज द ब्रेन रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड हाउ डू वी क्रिएट मेंटल इमेजेस, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो वो यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट किस बात पे डिबेट करते हैं, जो मेंटल इमेजेस होती हैं वो उसी तरीके से क्रिएट होती हैं जैसे कि हम परसेप्शन बनाते हैं, या फिर जब हम उनसे कुछ कोडिंग करते हैं या उनको स्टोर करते हैं तो वो बदल जाती हैं। समझिएगा इस बात को कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन और इमेजरी का मतलब ये हो गया कि हमने किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और अपने तरीके से एनकोड कर दिया, क्या ये है, या फिर जो हमने रिसीव करा वो वैसे ही एनकोड होती है। मतलब कंफ्यूज मत होइएगा इस बात में, इंटरेस्टिंग है ये चीज अगर समझने की कोशिश करें आप, कि हमने किसी चीज को रिसीव किया, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तो क्या आप उस टॉपिक को एग्जैक्टली वैसा ही बता पाते हैं, राइट? या फिर आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है एग्जांपल, आई नो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन और इमेजरी को उसी तरीके से हम कनेक्ट करेंगे कि हमारी जो भी न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं वो कितना रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज को क्रिएट करने में। रोल ऑफ इमोशन इन कॉग्निशन।
वैसे तो हम जब कॉग्निटिव एक्टिविटीज की बात करते हैं तो कुछ इमोशनल पार्ट नहीं कनेक्ट करते भाई। हम कहीं पर भी मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा होगा कि हमारे सोचने समझने में हमारे इमोशंस का कोई रोल होता है। एज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी बात हो रही है तो, लेकिन होता है। आप, मैं इसीलिए अपनी बात को थोड़ा सा इस तरीके से बोल रही थी क्योंकि होता है, रोल भी तो होता है इमोशंस का, पर कितना होता है। अगर आप किसी बात को, अच्छा मूड स्विंग्स जिसे हम कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं तो सही बात भी गलत लगने लगती है या फिर गलत बात भी सही लगने लगती है। मूड स्विंग्स में ऐसा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उस पर हमारे इमोशंस का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कितना पड़ता है, कितना बड़ा रोल है इमोशंस का, ये बात है समझने वाली। और ये जो भी इमोशंस का रोल होता है हमारी डिसीजन मेकिंग में, है ना, या फिर हमारी लॉजिकल थिंकिंग में, कहते हैं ना कि लॉजिकल वर्सेस इमोशनल, कौन सी थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रोल भी होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निशन, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट हुआ है तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी रेजेस क्वेश्चन अबाउट वेदर मशीन्स कैन ट्रूली रेप्लिकेट ह्यूमन थॉट और नॉट। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया? वो इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन के लिए क्रिएट हुआ है, और कॉग्निशन एक नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या आर्टिफिशियल कॉग्निशन या नेचुरल कॉग्निशन कौन सा ज्यादा पावरफुल है? ये भी एक डिबेट की बात बन जाती है, राइट? इसको आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ, इसके बिना तो बात पूरी हो ही नहीं सकती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? वो डिफरेंसेस जो हमें किसी दूसरे पर्सन से डिफर करते हैं, अलग करते हैं, राइट? मतलब हमारी जो क्या क्वालिटीज हैं, हो सकता है वैसी क्वालिटीज दूसरे में भी हो, लेकिन उतनी तो नहीं होंगी, एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकती। तो जो डिफरेंस है वो अप डाउन का, वही क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। तो ये भी तो एक टॉपिक है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब मान लीजिए कोई साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च हो रही है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, वहां पर हमने सैंपल्स में एक टाइप के लोग ले लिए, या एक टाइप छोड़िए, मान लीजिए हमने किसी एक पर्सन को लेके कोई थ्योरी बनानी स्टार्ट करी। हालांकि एक पर्सन पे थ्योरी नहीं बन सकती, फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि एक पर्सन या एक टाइप ऑफ पर्सन पर हमने कोई थ्योरी क्रिएट करी, तो क्या वो दूसरे पर भी अप्लाई हो जाएगी? क्योंकि लोग डिफर करते हैं, तो हमें अपने सैंपल में हमेशा डिफरेंट लोगों को लेना पड़ेगा, जिससे कि हम सब तरीके की चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए रिजल्ट पर पहुंचे। क्योंकि हमने एक ही कैटेगरी या एक टाइप ले लिया, अब ये टाइप इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो सकता है, किसी भी बेसिस पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि रिसर्च कर क्या रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कल्चरल बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंटल एंड एजिंग इफेक्ट्स ऑन कॉग्निशन, डेवलपमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, ये कॉग्निशन पर क्या रोल प्ले करते हैं, इसको भी समझते हुए हम करते हैं। जैसे कि अडल्टहुड में कोई पर्सन का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होगा। आप सेम स्टडी चाइल्डहुड वाले पे तो नहीं कर सकते, ओल्ड एज पे नहीं कर सकते, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, सबकी एनर्जीज डिफरेंट हैं। अडल्टहुड में एनर्जीज हाई हैं, है ना, एक्सपीरियंसेस कम है। ओल्ड एज में एनर्जी कम है, एक्सपीरियंसेस ज्यादा है। तो अगर हम कोई थ्योरी क्रिएट करना है कॉग्निशन बेस्ड, तो किस पर अप्लाई करें? तो मतलब हर पर्सन को, या पर्सन नहीं तो एटलीस्ट कैटेगरी को कंसीडर करते हुए, वही जो इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी बात हो रही थी, उसमें हम डेवलपमेंटल और एजिंग इफेक्ट्स को भी यूज कंसीडर करते हुए करते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिंसिक इंट्रिकेट एंड मल्टीफेसेट वर्किंग्स ऑफ द माइंड, की इश्यू जो है वो दोनों चीजों पे वर्क करता है कि मेंटल प्रोसेसिंग किस तरह से चल रही है, ये सब कुछ आपको रीड करना है। अब आते हैं रिसर्च मेथड्स पर, जिनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। वैसे मेरी कोशिश तो थी आज 18 टॉपिक्स तक हो जाता, लेकिन वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। आज के कुछ टॉपिक्स थे जिनको एक्सप्लेनेटरी होना जरूरी था। फिलहाल हम दौड़ेंगे भागेंगे नहीं, इस तरह से करेंगे कि चीजें सफिशिएंट रहें आपके लिए। ऑलरेडी आप इतने बड़े ह्यूज सिलेबस में से इतना थोड़ी सी चीजों को पढ़ रहे हैं। 30 टॉपिक ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ट्रस्ट मी, पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी टॉपिक्स हैं। तो उसमें भी हम कैसी भाग दौड़ करें, चलिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा टॉपिक कवर करने की। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस एक्सप्लेनेशन के बारे में जो भी कहना चाहें जरूर कुछ कह दीजिएगा। आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड आफ्टर स्पीकिंग सो मच। ऑलराइट, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।